हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू निविला क्लासेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 19 जो डील करता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। इसके पहले के हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, मतलब समन केसेस मैंने बताया था कि जो 2 साल से कम के सज़े के प्रावधान होते हैं वो समन केसेस होते हैं, छोटे मोटे केसेस। और उसके बाद जो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होता है या फिर कैपिटल पनिशमेंट होता है, तो ये सब किस में आता है? ये सब वारंट केसेस के अंतर्गत आता है। तो हम लोग को चैप्टर 9 में यही पढ़ना है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। वारंट केसेस का ट्रायल कैसे चलेगा मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें देखिए, इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं। या तो हम लोग क्या होता है, या तो हम लोग पुलिस कंप्लेन लिखवाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तब वो फाइल मजिस्ट्रेट के पास जाती है। या दूसरा क्या होता है कि अदर देन एफआईआर हम डायरेक्ट जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सेक्शन 238 डील्स करता है कंप्लायंस विद सेक्शन 207। सेक्शन 238 में बताया गया है सीआरपीसी के कि वारंट केसेस का जो भी ट्रायल स्टार्ट होगा मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें सबसे पहले 238 में बताया गया है कि इसमें यह देखा जाएगा कि 207 का पालन हुआ है कि नहीं। सेक्शन 207 का पालन हुआ है कि नहीं। 207 का पालन, जो 207 में बताया गया है कि आप उस एक्यूज को जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, आप उसको चेक करके देखेंगे कि उस व्यक्ति को जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी क्या उसको दी गई है कि नहीं दी गई है। जैसे जो उसके पास एफआईआर की कॉपी है 154 के तहत उस एक्यूज को दी गई है कि नहीं दी गई है। 161 उसका एग्जामिनेंस, जो भी उसके पक्षकार थे, जो भी एविडेंस थे, विटनेस थे, उनका जो एग्जामिन किया गया था उसका रिकॉर्ड उसको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। 164 में मजिस्ट्रेट का बयान, उस पर जो रिटर्न है वो वहाँ पे दिया गया है कि नहीं दिया गया है उसको। 173 के तहत जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट बनाती है, वह उसका रिकॉर्ड उस पर्सन को दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यह सब सारी डॉक्यूमेंट में से हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट पुलिस ना भी, मतलब मजिस्ट्रेट उनको ना भी देने के लिए अलाउ कर सकती है कि भाई आप कुछ सर्टिफिकेट या कुछ डॉक्यूमेंट आप उसको मत दीजिए। हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे तब, अदरवाइज ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो भी स्टेटमेंट है वो एक्यूज के पास होना चाहिए। भाई उसके पास रहेगा और उससे पूछा जाता है उसमें कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, इसमें आपके खिलाफ ये बयान दिया गया है, तो क्या आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, आप अपने बचाव में क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें को उनके कॉग्निजेंस में डालने के लिए सबसे पहले क्या करता है मजिस्ट्रेट, 207 का पालन करवाता है, उसको शाश्वत देता है कि भाई अब तुम श्योर हो जाओ कि तुम्हारे पास ये चार्जेस लगे हैं और ये डॉक्यूमेंट तुमको दे दिए गए हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है ये बताओ, अपने बचाव में तुम क्या करना चाहते हो, अपने बचाव में क्या एविडेंस देना चाहते हो, ये सब सारी चीजें उससे स्टार्ट में पूछी जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला सेक्शन क्या कहता है। अगला सेक्शन है 239, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। इसमें बताया गया है कि एक्यूज को कब डिस्चार्ज किया जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट कब एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। देखिए इसके लिए क्या होता है, सेक्शन 239 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट को, जो पुलिस जो जांच करती है 173 के तहत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाती है, चार्जशीट बनाती है, उस चार्जशीट को कंसीडर करेगा, पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा, उसमें देखेगा कि भाई उसके ऊपर जो जो चीज़ें उसने बताई गई है, जो जो चीज़ें पाया गया है दोनों के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या है, जो अभियोजन पक्ष है उसको बुलाएगा, उसको एग्जामिन करेगा, और उसके साथ ही साथ जो अभियुक्त है उसको बुलाएगा, उसको सुनेगा, उसको एग्जामिन करेगा। दोनों की बातों को सुनने के बाद जब पुलिस को लगता है कि नहीं यार कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा है कि उसको हम लोग चार्ज उसके ऊपर लगाएं, उस अभियुक्त को जेल भेजा जाए, कुछ किसी तरह का ये ग्राउंड नहीं बन रहा है और इस मामले में कोई दम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक स्टेटमेंट लिख देता है, रीजन लिख देता है कि ऐसी ऐसी बात है और कहीं से भी आरोप इनके ऊपर लगता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक स्टेटमेंट लिखकर मजिस्ट्रेट उसको क्या करता है, डिस्चार्ज कर सकता है। देखिए जब भी डिस्चार्ज किया जा रहा है तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, और जब चार्ज लगाया जाता है तो उसमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप किसी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। इन फ्यूचर कोई भी आपका सुपीरियर ऑफिसर आपसे मांग सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 239 में कि कब एक्यूज को डिस्चार्ज किया जाएगा। सेक्शन 240 देखिए डील करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है दोनों को एग्जामिन करने के बाद कि इसके ऊपर चार्ज बनता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम करके उसको बताएगा कि तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन साबित हो रहे हैं, अब बताओ तुम बताओ कि तुम गिल्टी प्लीड करते हो या फिर नहीं। जो तुम्हारे ऊपर अभियोजक ने जो भी चार्जेस लगाए हैं तुम उसको स्वीकार करते हो या नहीं।
तो उसके ऊपर दो ऑप्शन होता है, या तो वह जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसको स्वीकार कर ले, या फिर वह बोल सकता है नहीं सर ट्रायल चलना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट उनके सामने ऑप्शन देता है कि तुम अपने बचाव करना चाहते हो, या फिर तुम्हारे ऊपर जो गिल्टी लगी हुई है गिल्टी को प्लीड करना चाहते हो, मतलब एडमिट करना चाहते हो चार्जेस को, या फिर तुम ट्रायल चाहते हो कि नहीं सर इस मामले का ट्रायल आगे करना चलना चाहिए ताकि सत्य तक हम लोग पहुंच सके। तो यहाँ पे ठीक है, मैंने बताया था इसके पहले में, अगर अगला जो क्या करता है, अगला बोल देता है कि नहीं सर हम जो है इस चीज़ को एडमिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एडमिट करेगा तो उसके ऊपर चार्जेस लग जाएगा और जो भी एक्शन है लिया जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है तो इसके में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उसको बताया जाता है कि ये मामला बना है, अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं तो ट्रायल इसी तरह मतलब चलता रहेगा, और रिकॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई उसने एडमिट जो नहीं किया है वो चाह रहा है कि वो ट्रायल हमारे ऊपर चलता रहे ताकि वो अपने बात को भी आगे रख सके। यहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले के सेक्शन में क्या था, डिस्चार्ज जब हम करते थे उसको तो रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत थी, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट को लग गया है कि भाई इसके ऊपर ये चार्जेस बन रहा है, उसको बता भी दिया गया है, और वह अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है कि ट्रायल चले। जब ट्रायल चलेगा तो रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो मजिस्ट्रेट फ्रेम को मतलब चार्जेस को फ्रेम करके उसके बाद ट्रायल शुरू कर देगा। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 249 जो डील करता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। सॉरी ये 241 है, 241 डील करता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब देखिए इसके पहले के सेक्शन में क्या था, इसके पहले के सेक्शन में यह था कि उसने क्या किया, उसने उस गिल्टी प्लीड को एडमिट नहीं किया, उसने स्वीकार नहीं किया तो उसके ऊपर ट्रायल चलता है। अगर उस पर्सन ने एक्यूज ने स्वीकार कर लिया तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कोर्ट बहुत ज्यादा डिले नहीं करेगा, उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगा है उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा में जो भी सजा का प्रावधान है वो उसको लगाकर जेल भेज देगा, या फिर उसका जो भी फाइन है उसको क्रेडिट कर लेगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में सेक्शन 241 के कंडीशन में कोर्ट बाउंड नहीं है कि उसने अगर एडमिट कर लिया है, उसने अगर गिल्टी प्लीड कर लिया है तो उसको जेल ही भेज दे। अगर उसको लगता है कि नहीं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, ट्रायल चलाने की जरूरत है, तो कोर्ट इस पर ट्रायल भी चला सकता है। ये आपका सेक्शन 241 में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन कहता है 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब देखिए 242 में अगर मान लीजिए कि अभियुक्त कहता है कि नहीं सर मैं गिल्टी प्लीड नहीं करना चाहूंगा, ट्रायल चलना चाहिए, जो भी निर्णय होगा वह स्वीकार होगा। जब अभियुक्त ने गिल्टी प्लीड नहीं किया और उसने बोला नहीं सर ट्रायल चलाइए आप, जब अब क्या करेगा कोर्ट, अब कोर्ट अभियोजक को बुलाएगा, उससे पूछेगा, वो उसकी सारी बातों को सुनेगा। मान लीजिए अभियोजक बोलता है कि सर मैं कुछ गवाहों को भी पेश करना चाहता हूँ, विटनेसेस आपके सामने लाना चाहता हूँ, तो कोर्ट उनको भी अलाउ कर देगा कि भाई ठीक है तुम उस विटनेस को लेके आओ। विटनेस को बुलाने में जो खर्चा लगेगा उसको अभियोजक से ले लिया जाएगा, प्रोसिक्यूटर से ले लिया जाएगा कि भाई तुम इतना पैसा जमा कर दो, अगर हम लोग विटनेस को बुलाएंगे तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा उसको देना होगा। तो यहाँ पे अभियोजक की सारी बातों को सुनकर वह डिसीजन लेगा। उसके साथ ही साथ वह क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 में बताया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कर सकता है कि वो अपनी बात पे अटल है या फिर चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का सुनना इसलिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे अभियोजक का सुनना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभियुक्ति से पहले हम लोग अभियोजक की बातों को सुनेंगे कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताएंगे अभियुक्ति को बुलाकर, अभी जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको बुलाकर कि तुम्हारे पास ये चीजें तुम्हारे खिलाफ आई हैं, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो, या तुम मतलब इसके बारे में तुम्हारा क्या रिएक्शन है, तुम्हारा रिप्लाई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे, उसको हम लोग मौका देंगे पूरी तरीके से। उसके बाद अगला सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 243, इसमें एविडेंस फॉर डिफेंस है। अब इस सेक्शन में अभियुक्त को बुलाया जाएगा, एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा उसका एग्जामिन करने के लिए। इसके पहले के सेक्शन में क्या था, 242 में प्रोसिक्यूशन को बुलाया गया, अभियोजक को बुलाया गया, अब डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा कि भाई ये सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ एविडेंस के रूप में आई है, अब बताओ अब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो अभियुक्त होता है, जो एक्यूज होता है, वो अपने बचाव में जो भी उसको स्टेटमेंट देना होता है, जो भी उसको एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट वो पेश करना चाहता है, या फिर अभियुक्त को लगता है कि नहीं किसी भी गवाह को बुलाने की जरूरत है, कोई विटनेस को बुलाने की जरूरत है, तो वो कोर्ट से परमिशन मांगता है कि सर मैं आपके सामने गवाही प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। तो कोर्ट ऐसे कंडीशन में परमिशन भी दे सकती है इसको कि ठीक है आप इस पर्टिकुलर डेट पर अपने गवाही को बुला के लाइए। इसके साथ ही साथ कोर्ट इनसे खर्चा भी लेती है कि नहीं आप खर्चा भी जमा कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि उसको बुलाने में जो खर्चा लगेगा वो आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कोर्ट बाउंड नहीं है, कोर्ट बाउंड नहीं है कि इसने बोला कि नहीं सर हमको गवाही को बुलाना है, हमको विटनेसेस को बुलाना है तो कोर्ट अलाउ कर दे।
तो ये कोर्ट के डिस्क्रिमिनेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको अलाउ करता है कि नहीं करता है गवाहों को बुलाने के लिए। क्लियर? अगर वो मना कर देता है कि नहीं हम अलाउ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट को, यहाँ पे मजिस्ट्रेट को रीजन रिकॉर्ड करना होगा कि आप क्यों मना कर रहे हैं। जैसे कभी कभी लगता है कि यार ये तो कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है, बेफजूल की बातें कर रहा है, सिर्फ कोर्ट को गुमराह कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से ये बचने का प्रयास कर रहा है, तो इसको समय देना मतलब कोर्ट की बर्बादी करना है, समय की बर्बादी करना है। तो कोर्ट यहाँ पे ऐसे कंडीशन में उसको गवाही को या फिर विटनेस को बुलाने के लिए मना कर देता है, और उसमें जो भी उसका अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर को यूज करके सजा का प्रावधान कर देता है। तो ये जितने भी सेक्शन आप पढ़े, इसमें क्या था, ये वारंट केस से रिलेटेड मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल चलाया जा रहा था। किस कंडीशन में? जब केस की स्टार्टिंग होती है पुलिस रिपोर्ट से, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बी पार्ट इसका, जहाँ पे केस इंस्टीट्यूट होता है विदाउट पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो मोड है उसमें अगर हमारा केस दाखिल होता है, जैसे डायरेक्ट हम मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग प्रावधान पढ़ेंगे। तो ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके पार्ट बी के बारे में। देखिए, इसके पहले जो हमने बताया था कि अगर कोर्ट को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने क्राइम किया है, तो वहाँ पे क्या करता था कोर्ट उसको सजा दे देता था, मतलब सजा के लिए सजा करके जेल भेज देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं उसने कोई क्राइम नहीं किया है, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट को अगर लगता है कि सर्कमस्टेंसेस को देख के लग रहा है कि उसने क्राइम नहीं किया है, तो कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसको डिस्चार्ज कर देता था। ऐसा किस केस में बताया गया था? क्रांति भद्रा शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, AIR 2000 का केस था, सुप्रीम कोर्ट का। इसी में यह बताया गया था कि अगर कोई डिस्चार्ज होता है, अगर पुलिस को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके डिस्चार्ज कर देगा। अगर कोई केस बनता है तो वहां पे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्या है, ये बी पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19 का। इसमें केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पब्लिक रिपोर्ट, मतलब आप कोर्ट को कभी कभी होता क्या कि हम डायरेक्ट जाकर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ट्रायल कैसे स्टार्ट होगा। देखिए सेक्शन 244 में बताया गया एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभियोजक को बुलाएंगे, उसका एग्जामिन करेंगे, हम लोग उससे पूछेंगे कि भाई अपनी बात बताओ, ठीक है। तो अभियोजक क्या करता है कि अपनी सारी बातें बताता है, और अगर अभियोजक को लगता है कि कोई उसके पास कोई विटनेस है, कोई गवाही है कोई, तो ऐसे कंडीशन में वो कोर्ट से परमिशन मांगता है कि सर मुझे एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाना है, तो कोर्ट उसको अलाउ करता है, उससे जो भी चार्जेस है उसको जमा करवाकर कोर्ट उसको अलाउ करता है, ठीक है तुम अपने विटनेस को बुला लो। देखिए यहाँ पे अभी उसके ऊपर कोई क्राइम साबित हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लेन जो हुआ है ये डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को हुआ है। यहाँ पे पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन 173 का चार्जशीट होता है वो यहाँ पे अभी दाखिल नहीं है, यहाँ पे अभी कोर्ट उसको सुन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अभी तक उसके ऊपर कोई चार्ज इसलिए साबित नहीं हुआ है क्योंकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी आपको सुन रही है, अभी आपको मौका दे रही है। ऐसा आपको बताया गया था गोपाल कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2002 के केस में, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, इसमें ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसमें ट्रायल तब से स्टार्ट नहीं हो सकता है, अभियोजक के ऊपर ट्रायल नहीं चल सकता है जब तक कोर्ट 244 के अंतर्गत एविडेंस के लिए, मतलब कि एक प्रोसिक्यूशन से उसका जो भी पूरा साक्ष्य है ये सब चीज कलेक्ट न कर ले, उसको जितने भी मौका दिया गया है उसको विटनेस को प्रोवाइड करने का, ये सब प्रोवाइड न कर ले, बिना ये सब चीजें कलेक्ट किए कोर्ट उसके ऊपर ट्रायल नहीं चला सकती। ऐसा बताया गया है अजय कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2009 के केस में। अब देखिए अगला सेक्शन क्या कहता है 245, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। इसमें यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट एक्यूज को कब डिस्चार्ज कर सकता है। देखिए इसमें दो क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट को जब लगता है कि 244 के बाद सेक्शन 244 के तहत जो भी एविडेंस को एग्जामिन किए हैं उसको एग्जामिन करने के बाद उसको लगता है कि नहीं किसी प्रकार का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट उस एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। दूसरा क्लॉज इसका क्या कहता है, दूसरा क्लॉज करता है कि अगर किसी भी वक्त ट्रायल के दौरान किसी भी वक्त अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वह इनोसेंट है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देगा, वहां पे रीजन रिकॉर्ड करके उसको मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, दो क्लॉज है, पहला तो 244 के अंतर्गत जो भी उससे एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए गए हैं उसके बिहाफ पर, या फिर ट्रायल के दौरान कभी भी उसको लगे ऐसा कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं लग रही है, जबरदस्ती को इसको ट्रायल चलाया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है। अगला सेक्शन करता है सेक्शन 246, प्रोसीजर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज। देखिए ये बोलते हैं प्रोसीजर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, मतलब ऐसी प्रक्रिया जहां पे एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें सब क्लॉज 1 में क्या बोलता है, 1 बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उसने कोई क्राइम किया है, किसी प्रकार केस बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसके ऊपर वो चार्ज लगाकर उसको सजा दे देगा। ठीक है,
और इसका क्लॉज 2 क्या करता है? क्लॉज 2 कहता है कि उसके ऊपर जो चार्जेस लगे गए हैं और उसको जो सजा का प्रावधान बताया गया है उसको पढ़कर वहां पे सुना दिया जाएगा कोर्ट द्वारा कि आपके ऊपर ये चीजें सजा बना है, आपको इसके तहत आपको इतने दिन तक जेल रहना पड़ेगा और जो भी आपके पास मॉनेटरी टर्म में जो भी फाइन लगा है वो आपको पेड करना होगा। इसके बाद क्लॉज 3 इसका क्या कहता है? क्लॉज 3 कहता है कि क्या आप अभी भी गिल्टी प्लीड करना चाहते हैं? अगर अभियुक्ति बोल देता है कि हाँ सर मैं गिल्टी प्लीड करना चाहता हूं, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर को यूज करते हुए जो भी सजा है रीजनेबल उसको दे देगा। अगर वो बोलता है कि नहीं सर मैं गिल्टी प्लीड नहीं करना चाहता हूं, तो कोर्ट जो भी नॉर्मल ट्रायल है उसको चलने देगा कि चलो ट्रायल चलने दो, जो भी निष्कर्ष आएगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे जब ट्रायल जब चलता रहता है तो अभियुक्त के पास एक पावर होता है, वह होता है कि वह कभी भी अभियोजक के द्वारा पेश किए गए गवाहों को दोबारा बुलाकर एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन करा सकता है। ठीक है, या अभियुक्त जब भी चाहे ऐसा कर सकता है। कोर्ट से उसके लिए परमिशन लेना होता है और जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है उसके आने जाने का वो उसको वहन करना पड़ता है। तो ये आपको बताया गया है सेक्शन 246 में। अब 247 कहता है एविडेंस फॉर डिफेंस। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस डिफेंस से पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास जो भी एलिगेशन लगे, तुम्हारे पास जो भी आरोप लगे हैं उसके खिलाफ तुम उससे बचने के लिए किसी प्रकार का कोई एविडेंस, कोई पुख्ता सबूत हमारे पास पेश करना चाहते हो। अदरवाइज साइड में तो 243 का आपका जो ट्रायल है वो तो चलता रहेगा। तो यही इस सेक्शन में बताया गया है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग और भी इसके आगे के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू।